हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे। कोरल रीफ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाने वाला टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में जनरली ये जो जूलॉजी फर्स्ट है उसके पेपर में आता है और बाकी एमएससी में भी ये पूछा जाता है। तो जो भी लोग एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं या फिर जिनका इंटरेस्ट है बायोडाइवर्सिटी में और जिनके सिलेबस में जो फाइलम सीलेंट्रेटा है उनके सिलेबस में कोरल रीफ ज़रूर होगा। और ये जो वीडियो है ये पूरे कोरल रीफ, उनके टाइप्स ऑफ कोरल रीफ और जो कोरल रीफ के अलग अलग कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोरल रीफ टाइप्स क्या हैं कोरल रीफ के, और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, जो थ्योरीज़ है इसकी फॉर्मेशन की, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल रीफ। तो जो कोरल रीफ है एक्चुअल में ये जो कोरल्स हैं ये फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं और जो कोरल्स हैं वो स्केलेटन सीक्रेटिंग एनिमल्स हैं, सीलेंट्रेट हैं कि जो सीलेंट्रेट है वो अपने चारों ओर क्या करेंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे। जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा और जो ये कोरल्स हैं ये जो सीक्रेट करते हैं स्केलेटन को, इनकी डेथ के बाद ये स्केलेटन जाके सी बॉटम के ऊपर या फिर किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होके सी के सरफेस पे किसी सरफेस से अटैच होके और वहाँ पे डिपोजिशन इनकी स्टार्ट होगी। कोरल्स हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं और ये पॉलीप्लॉइड सीलेंट्रेट्स हैं। इनका जो आउटर स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। कोरलाइट क्या है कि जो इंडिविजुअल स्केलेटन है कोरल का उसे हम नाम देते हैं कोरलाइट, और ये जो कोरलाइट है ये आपस में फ्यूज़ होके एक मासिव कॉलोनी की फॉर्मेशन करेंगे, एक मासिव कॉलोनियल स्केलेटन बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है सिनोस्टियम। सिनोस्टियम की जब ब्रांचिंग निकलती है वहन बिकम ब्रांच्ड तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कोरेलम। कि सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एक इंडिविजुअल को क्या कहा, कोरलाइट, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या कहा, सिनोस्टियम, और उनकी ब्रांचिंग को क्या कहा, कोरेलम। और जब ये ब्रांचिंग है आपस में फ्यूज़ होंगी और बड़ी सी रॉक की फॉर्मेशन कर देंगी, बड़े से एरिया की फॉर्मेशन कर देंगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, कोरल रीफ नाम देंगे। मोस्टली जो ये कोरल रीफ है ये क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं और कुछ मेंबर हैं वो हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो जो क्लास एंथोजोआ है उसके अंदर मेन कोरल्स आते हैं और कुछ मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ कोरल्स में आएंगे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, मिलीपोरा, ट्यूबिपोरा। ट्यूबिपोरा का कॉमन नेम क्या है, ऑर्गन पाइप कोरल। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, या फिर थोड़ी देर में अभी मैं दिखाती हूँ आपको ट्यूबिपोरा का। एल्सायोनियम, डेड मैंस फिंगर और निनेंड्रा ब्रेन कोरल। चलिए इनके डायग्राम को देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो कुछ ये ऐसा दिखता है मिलीपोरा। ये मिलीपोरा के डायग्राम है, ब्रांचिंग है ये मिलीपोरा के अंदर। तो ये मिलीपोरा है। देन ये है ट्यूबिपोरा। ट्यूबिपोरा का जो नाम दिया था ट्यूब ऑर्गन ट्यूब कोरल, तो इसमें ये ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से दिखाई देते हैं ट्यूबिपोरा के अंदर। बाकी आप लोग निनेंड्रा एंड एल्सायोनियम का भी डायग्राम देख सकते हैं गूगल के ऊपर। देन हम बात करते हैं डेफिनेशन की। जो कोरल रीफ है एक्चुअल में वो है क्या, देखिए इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है कि कोरल क्या है। कोरल स्केलेटन सीक्रेटिंग मोस्टली कॉलोनियल एंड पॉलीप्लॉइड सीलेंट्रेट हैं जो कि स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर रहेंगे। कोरलाइट एक इंडिविजुअल कोरल को बोलेंगे, उनकी कॉलोनी को सिनोस्टियम बोलेंगे और उनकी जो ब्रांचिंग पैटर्न है उसको कोरेलम बोलेंगे। और ऐसे बहुत सारे ब्रांचिंग जो ब्रांच्ड कोरल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर कोरल रीफ की फॉर्मेशन करेंगे। मोस्टली एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं, कुछ हाइड्रोजोआ से बिलोंग करेंगे, ये इनके एग्जाम्पल है। देन डेफिनेशन की बात करें तो कोरल रीफ में एक्चुअल में एक माउंड है। माउंड मतलब कि इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है, टीला है, ढेर है, माउंड है लाइमस्टोन का, हुज अपर सरफेस इज़ नियर द सरफेस ऑफ सी। कि जो जिसका अपर सरफेस है वो
सी के सरफेस के पास में है एंड फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड कोरल। कि जो कोरल रीफ है वो कोरल नाम के ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से, एक्शन क्या है कि वो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन सीक्रेट करेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है वो जो सी सरफेस है उसके ऊपर पाया जाएगा, और ये एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर, एक ढेर लाइक, एक टीला लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो कोरल रीफ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है कहाँ कहाँ पे, कैरेबियन सी में एंड इंडो स्पेसिफिक रीजन में, जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे। देन ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है, और इसे क्या नाम दिया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ तक फैला हुआ है ये, अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। जो बेस्ट नोन कोरल आइलैंड है उनमें आते हैं फ्यूजी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड भामा आइलैंड रीजन। कि जो बेस्ट नोन कोरल आइलैंड है उनमें एक तो फ्यूजी आइलैंड आएगा जो कि पैसिफिक ओशियन में है, एंड भामा आइलैंड रीजन आते हैं। जो बरमुंडा एक कोरल आइलैंड है। इसके अलावा इंडिया में पोर्ट ओखा, द्वारका जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, रामेश्वरम गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड। ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि इनके हमें याद रखना है कि ये यहाँ पर कोरल रीफ प्रेजेंट है। देन कंडीशंस ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, कोरल रीफ फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन है कि जो टेम्परेचर रेंज है वो सूटेबल टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। कि जो टेम्परेचर है आसपास का एनवायरनमेंट का वाटर का वो कितना होना चाहिए, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। इस टेम्परेचर पर सूटेबल कोरल रीफ की फॉर्मेशन होगी। देन जो वाटर की डेप्थ है वो 30 मीटर या उससे कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वाटर की डेप्थ नहीं जानी चाहिए। शैलो वाटर होना चाहिए इसकी फॉर्मेशन के लिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, और जो वाटर है उसका स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ये कोरल्स हैं खुद से अपने वेस्ट मटेरियल को दूर नहीं फेंक सकते। तो जो जैसे कोरल है उनके पास जो वेव आएगी, वाटर की वेव आएगी, वो उनके वेस्ट मटेरियल को दूर इनसे लेके जाएगी। और जो नॉन सूटेबल कंडीशन है कि ये कहाँ पर नहीं बनते हैं, एक तो डार्क कंडीशन में नहीं बनेंगे, जहाँ पर टोटल डार्कनेस वाला एरिया होगा वहाँ पर ये नहीं बनते, क्योंकि इनके अंदर ना एक ग्रीन एल्गा रहता है जिसे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ऑल द डेप्थ ऑफ जो डेप्थ है वाटर की वो 50 से 60 मीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे सी के वाटर में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। क्वाइट वाटर नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठहरा हुआ पानी होगा तो इनके आसपास इनका जो वेस्ट है वो अक्यूमुलेट होता रहेगा। एंड ऐसा पानी नहीं होना चाहिए जहाँ पर एक्सेसिव रेन वाटर हो या फिर फ्रेश वाटर हो। फ्रेश वाटर के अंदर एंड एक्सेसिव रेन वाटर के अंदर कोरल रीफ की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, तो हमें 3 तरीके की कोरल रीफ देखने को मिलती हैं, फ्रिंजिंग टाइप, बैरियर टाइप एंड एटोल। देखिए फ्रिंजिंग वाले में क्या है कि ये कोई सरफेस है, सरफेस के चारों ओर जस्ट जो शोर है, जो किनारा है, उससे अटैच ये कोरल रीफ की फॉर्मेशन होने लगी। बैरियर रीफ में क्या हुआ कि जो ये सरफेस है, इस सरफेस और जो बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ में क्या होगा कि बीच में एक लगून आएगा कि जो सरफेस है जो और जो ये है कोरल, उसके बीच में एक बीच में लगून है, वाटर का एक ट्रांजिएंट फेज सा प्रेजेंट है। देन जो अटोल रीफ है, कोरल रीफ अटोल जो थर्ड टाइप की है, उसके अंदर क्या होगा कि बीच में ये लगून प्रेजेंट है, बीच में वाटर होगा, और इसके साइड में ये इस टाइप से जो रीफ है वो प्रेजेंट होगी, और इन रीफ के बीच बीच में ऐसे स्पेस प्रेजेंट है, ऐसे जो ट्रांजिशनल एरिया है वो प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप प्रेजेंट होगा रीफ के। जैसे इस वाले में डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये पूरे ऐसे जो सरफेस है, रॉक है, उसके किनारे किनारे पे शोर पे प्रेजेंट है, और जो बैरियर रीफ है उसमें जो सरफेस है और रीफ के बीच में लगून प्रेजेंट है, और अटोल के अंदर क्या है कि बीच में पूरे में लगून है और साइड में जो रीफ है वो प्रेजेंट है।
और इस वाले डायग्राम में ये दिखा रखा है कि जो सॉलिड सरफेस है उसकी सब्सिडेंस, मतलब वो नीचे धंसता जा रहा है, और जैसे जैसे वो नीचे धंसता जा रहा है उसके जो सब्सिडेंस है उसके अकॉर्डिंग तीनों टाइप की जो रीफ है वो उसकी फॉर्मेशन हुई है। जैसे फ्रिंजिंग रीफ है, इसमें ये सरफेस है कोई भी जैसे रॉक है और उसके साइड में ये कोरल रीफ की फॉर्मेशन हो रही है। देन इसके बाद जो सब्सिडेंस है ऑफ लैंड लीड टू ए बैरियर रीफ डेवलपिंग, कि फिर क्या हुआ कि जो ये रॉक है, जो सरफेस है, लैंड है, वो नीचे धंसती जा रही है, और उसके नीचे जाने की वजह से ये बीच में जो एरिया है वो बना जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। थर्ड वाले में क्या होगा एटोल में, कि जो रीफ जो सरफेस है, जो लैंड है, वो कम्प्लीटली नीचे की ओर चली गई और जो कोरल रीफ है उसके बीच में वाटर आ गया। देन फ्रिंजिंग रीफ को हम क्या बोलते हैं, शोर रीफ, क्योंकि ये जो आइलैंड है उस आइलैंड के किनारे किनारे से जस्ट स्टार्ट होती है बननी, और इनके बीच में कोई भी टाइप का कोई चैनल या वाटर सरफेस प्रेजेंट नहीं होता। लाइज क्लोज टू शोर एंड एक्सटेंड अप टू 1/4 ऑफ माइल इनटू सी, कि ये किनारे से बनना स्टार्ट होगी और 1 मील की लगभग 1/4 लेंथ तक सी के अंदर जाएगी। इसकी जो सी वार्ड स्लोप है उसे हम बोलते हैं रीफ एज या फ्रंट, कि जो ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं सी वार्ड स्लोप या रीफ एज और फ्रंट। और ये जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडीज़ है, उसके अंदर काफ़ी कॉमन देखने को हमें मिलता है। बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो फ्रिंजिंग रीफ की तरह ही है ये, बट इनके अंदर ना ये दे एक्सटेंड इन सी नियरली 1 to 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम शोर, कि जो एक किनारा है उस किनारे से 1 से 15 किलोमीटर दूर तक जो सी है उसके अंदर एक्सटेंड करेंगी। ये कितना एक्सटेंड कर रही थी कि 1/4 ऑफ ए माइल, और ये 1 to 15 किलोमीटर तक सी में एक्सटेंड करेंगी। और यहाँ पर जो आइलैंड है और जो रीफ है उसके बीच में लगून प्रेजेंट होता है जो कि सेपरेट करता है रीफ को किनारे से, और जो इस लगून की डेप्थ है वो 20 to 40 फैथोम्स है। फ्रंट और जो रीफ एज है वो 70 to 90 मीटर डीप मिलेगी। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि 1200 माइल्स तक फैला हुआ है और 20 to 70 माइल्स अवे है, सिचुएटेड नियरली 90 माइल्स अवे फ्रॉम शोर, और जो ये लाई करेगा नियर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जो सेरेबियन सी है बिटवीन मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला, वहाँ पर भी ये बैरियर रीफ देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं अटोल की। अटोल को कोरल आइलैंड एंड लगून आइलैंड भी बोला जाता है। इसकी जो शेप है वो सर्कुलर होती है या फिर जो हॉर्स का शू है उसकी शेप का ये मिलेगा, और ये एनक्लोज करता है एक लगून ऑफ वाटर को विच में भी स्मॉल और लार्ज अप टू 80 माइल्स अक्रॉस, की 80 मील तक का लंबा चौड़ा ये बीच में लगून हो सकता है, और इसके बीच में चैनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे बीच में ये ब्रोकन फॉर्म में मिलेगा। सम ऑफ विच आर सुटेबल फॉर नेविगेशन, और कुछ इतने मतलब इतने छोटे चैनल भी होते हैं जिनमें से शिप भी पास की जा सकती है। इंडियन ओशियन के अंदर जो लाक्षाद्वीप है और जो मालदीव है वो ये एटोल टाइप के ही रीफ हैं, और नियर अबाउट 300 अटोल्स इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रेजेंट है। अब इन कोरल रीफ की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई उसकी दो थ्योरी हैं। एक तो है डार्विनियन सब्सिडियन थ्योरी और एक है डेल्स ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जो कि डेल ने दी थी और ये प्रपोज की थी डार्विन ने 1831 में। जो डार्विन की सब्सिडियन थ्योरी है वो क्या कहेगी कि जो कोरल रीफ है वो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ की फॉर्मेशन में बने थे, जो कि जस्ट किनारे से स्टार्ट हुई थी मेन आइलैंड के, और धीरे धीरे जो किनारा है वो डूबता गया और जो रीफ है वो अपवार्ड और आउटवार्ड ग्रोथ करती रही और वो एक बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो गई, और फाइनली जो लैंड है वो कम्प्लीटली डूब गई और आइलैंड बिल्कुल वेनिस हो गया, और इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, अटोल की फॉर्मेशन हुई। जैसे जो ये वाले डायग्राम हमने देखे हैं, ये वाले डायग्राम यही चीज़ शो कर रहे हैं कि पहले तो जो फ्रिंजिंग रीफ है वो आइलैंड के किनारे
किनारे से शुरू हुई, आइलैंड नीचे गया, बैरियर रीफ बना, आइलैंड और डूब गया और फाइनली एटोल रीफ की फॉर्मेशन हो गई। कंक्लूजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिंकिंग हैज़ काज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रीफ, कि लैंड के डूबने की वजह से अलग अलग तरीके की रीफ की फॉर्मेशन हुई है। देन जो डेल्स ग्लेशियल थ्योरी है वो क्या कहती है कि जब लास्ट ग्लेशियल पीरियड था उस ड्यूरिंग क्या हुआ होगा कि जो आई कैप्स है उसकी फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से जो ओशियन लेवल है वो नीचे चला गया, 60 to 70 मीटर बिलो चला गया जो प्रेजेंट सरफेस था उससे, जिसकी वजह से जो वेव कट्स शो टू मेक फ्लैट प्लेटफॉर्म सुटेबल फॉर कोरल ग्रोथ, जिसकी वजह से जो आइलैंड थे वो एक्सपोज हुए और जो किनारे थे वो वेव्स ने कट करके फ्लैट प्लेटफॉर्म की तरह बना दिए जहाँ पर कोरल की ग्रोथ के लिए वो सूटेबल था। देन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आइस कैप है वो मेल्ट होने लगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, कोरल है वो ग्रोथ करने लगे प्लेटफॉर्म पे और ऊपर की ओर आने लगे विद राइजिंग ओशियन लेवल। सो ऑल टाइप ऑफ रीफ वर फाउंड ऑन प्री एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, की जितने टाइप के रीफ हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हैं। ऐसा किसने कहा? डेल्स की ग्लेशियल थ्योरी ने कहा। देन Studies have shown that rate of growth of coral reef range from 5 mm to 20 centimeter per year, कि जो एक साल में कोरल रीफ की जो ग्रोथ है वो 5 mm से लेके 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम तक होती है। इस रेट से अगर ग्रोथ होती है तो जो 50 मीटर डेप्थ वाला जो रीफ है उसे बनने में करीब करीब 800 साल लगते हैं। जितने भी ये कोरल रीफ फ़िलहाल प्रेजेंट है ये करीब करीब 30,000 ईयर में बने होंगे। इन कोरल के अंदर हम अगर बोरिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो रीफ है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रेस्टिंग है, कि उसके वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, जो कि डेल्स की ग्लेशियल थ्योरी को सही साबित करता है। जबकि कुछ है जिनके नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ सैंड है और शेल है उसके नीचे, जो कि डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो जो ये दोनों थ्योरीज़ हैं, ये दोनों थ्योरीज़ के जो एविडेंस है वो देखने को हमें मिले हैं। देन हम बात करें कि ये जो कोरल रीफ है उनकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। तो मच इम्पोर्टेंट टू ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है, एज दीज आर हाईली फेवरेबल साइट फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट, क्योंकि जो कोरल रीफ है वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट के सबसे ज़्यादा फेवरेबल साइट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्ट एज हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट के लिए और एनिमल के लिए ये हैबिटेट की तरह, रहने की जगह की तरह काम करता है। यहाँ पर बहुत सारे स्पंज, मोलस्का, फिशिस, अकाइनोडर्म हमें देखने को मिलेंगे। तो जो भी एनिमल कलेक्टर है उसके लिए ये कोरल रीफ एज एन पैराडाइज की तरह है, कि वहाँ उसे सभी तरीके के एनिमल मिलेंगे। और कुछ कोरल रीफ पे मैन भी रहते हैं। हैव डेकोरेटिव इम्पोर्टेंस, की इनकी डेकोरेटिव इम्पोर्टेंस है, इनसे हम अपने हाउस को डेकोर कर सकते हैं, हमारे एक्वेरियम को डेकोर कर सकते हैं, रॉक गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। और जो मोस्ट प्रीसियस कोरल है वो है रेड मूंगा, जिसे उंगली में पहनते हैं, कोरेलियम रूब्रम, जो कि काफ़ी महंगा भी आता है। रेड कोरल एंड ऑर्गन पाइप कोरल हैव मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, की जो रेड कोरल्स हैं और जो ऑर्गन पाइप ट्यूबिपोरा जो कोरल है उसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस है। और ये एज एन बिल्डिंग मटेरियल भी यूज़ होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट इरोजन एंड साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स, की जो इरोजन के अगेंस्ट और जो स्ट्रॉम्स हैं उनके अगेंस्ट ये एज ए नेचुरल बैरियर की तरह काम करेंगे, कि बीच में जो मेन आइलैंड और वाटर के बीच में जो ये है कोरल है, इसकी वजह से जो वेव एक्शन होगा वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेन आइलैंड को, क्योंकि बीच में ये एज ए नेचुरल बैरियर की तरह आ रहे हैं। दूसरा, ये नर्सरी ग्राउंड की तरह काम करता है फॉर कमर्शियली इम्पोर्टेंट फिशेस, कि जो फिशेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिन्हें फॉर एग्जांपल हम अपने एक्वेरिया में लगाते हैं या फिर जिन्हें खाते हैं, उनके ये नर्सरी ग्राउंड की तरह काम आते हैं, कि जो फिशेस हैं यहाँ पर जाके अपने बच्चे एग ले करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, और ये हमारे लिए जो कमर्शियल इम्पोर्टेंट फिशेस हैं उनके नर्सरी ग्राउंड के लिए एज एन नर्सरी ग्राउंड काम आते हैं।
नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इनकी, रेड मूंगा काफ़ी महंगा है, डेकोरेटिव इंपॉर्टेंस है, हैबिटेट की तरह यूज़ होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देन हमने दो थ्योरीज पढ़ी इनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, और हमने टाइप्स ऑफ कोरल की बात की है कि कितने टाइप्स के कोरल्स होते हैं, कंडीशन क्या है कोरल की फॉर्मेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, डेफिनेशन क्या होती है, और इसके इंट्रोडक्शन में कि कोरेलाइट क्या है, सिनोस्ट्रियम क्या है, कोरेलम क्या है, कोरल रीफ क्या है, कौन सी क्लास से ये बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हमने कोरल रीफ के अंदर पढ़ी हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप सबके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।